जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में लागू कर दिया गया है। जोरदार तालियां हमारे इस चर्चा सत्र के पैनलिस्ट के लिए, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे चर्चा करके हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण करें। डायरेक्टर श्री रमणीक मैम से निवेदन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएं। आज का स्पेशल दिन है और ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इतने बड़े विजन के साथ एक नया फॉर्मेट लेके आई है एजुकेशन में, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। हमारी चर्चा शुरू करने से पहले बस थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हमारे इंसाइट्स हमारे पास हैं जिसके बेसिस पे हमें लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें काफ़ी आगे ले जाने वाली है। तो कुछ रियलिटीज़ जो हमारी तरफ फेस करती हैं, व्हेन वी लुकिंग एट द वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर, 9% ऐसी जॉब्स होने वाली हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। There are so many new jobs that are going to be there which we don't even know of. So are we prepared for that? 37% jobs जो हैं उनमें radical skill set change की ज़रूरत है, जो लीडरशिप से एक्सपेक्टेड था। अभी फ्यूचर लीडरशिप जब हम देखते हैं उनका रोल और ज़्यादा ब्रॉड होता जा रहा है। We also realize that over 50% of the current workforce will require reskilling by 2025. और ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एजुकेशन रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया है कि 50% वर्कफोर्स को रीस्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड स्पेशली बिकॉज टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो बहुत सारी जॉब्स ऑटोमेटेड होती हैं और बहुत सारी न्यू जॉब्स आती जा रही हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। We also know that 1 in 16 people will have to change not just jobs but also industries. So there are many reports which are saying that in the future you will have to at least look at 3 different professions in your lifetime. तो अगर आप आज एक इंजीनियर बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी लाइफ टाइम में एज एन इंजीनियर काम करेंगे। इतने चेंजेस आ रहे हैं कि वो जॉब्स, वो इंडस्ट्रीज़ आपको एटलीस्ट 3 बारी लाइफ में चेंज करनी पड़ सकती हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? हमारी रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि ओनली 1 out of 2 ग्रेजुएट्स इन इंडिया इज स्टिल एम्प्लॉयबल। सिर्फ 50% लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो ग्रेजुएट होते हैं उनमें इतना स्किल सेट होता है और वो इतना रेडीनेस होता है कि वो इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सके और वो काम को आगे बढ़ा सके। सो हाउ डू वी इंश्योर कि जो बाकी के 50% स्टूडेंट्स हैं वो भी जॉब रेडी हों? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आप सब जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, आप जब बाहर निकलोगे, जब जॉब करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारी न्यू जॉब्स जो आने वाली हैं, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें की प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया है, जिसके बेसिस पे हम ये इंश्योर करते हैं कि हम सबको फ्यूचर रेडी कर सके। सो दीज आर द मेन key principles of the national education policy. It says respect for diversity and local context, community participation, equity, inclusion, and ethics, looks at holistic development and flexibility, also looks at use of technology so that we are prepared. It looks at emphasizing conceptual understanding, rote learning nahi. Unique capabilities and life skills कैसे inculcate की जाएं students में. Also, the focus is on critical thinking and creativity, and there should be continuous review of how things are developing over a period of time. So when we look at these 8 aspects and we look at what are the 5 pillars on which the national education policy is based,
जो कि है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इनके बेसिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि संस्कार धाम में हम किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं और हम संस्कार धाम को किस तरह से आगे फ्यूचर में लेके जा रहे हैं टू इंश्योर कि इस विजन को हम मीट कर पाएँ। तो आई जस्ट स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो मैं सबसे पहले नैना मैम से पूछना चाहूँगी। नैना मैम, आप शिशु मंदिर, प्री स्कूल, प्राइमरी, इन सब बच्चों को देखती हैं और एनईपी बात करता है अब 5+3+3+4 मॉडल की, जिसमें कि अब प्री स्कूल्स भी जो हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन गए हैं और जो नर्सरी और केजी है वो साथ क्लास 1 और 2 के साथ कंबाइन किया जाएगा। तो जब आप इन फॉर्मेटिव ईयर्स की हम बात करते हैं तो आप बच्चों को और पेरेंट्स को किस तरह से तैयार करती हैं कि उनके रूट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो, कल्चर के बारे में उनको पता हो और एक वो जो डीप रूटेड प्राइड है ऑफ बीइंग इंडियन, वो किस तरह से यहाँ पे इनकलकेट किया जाता है स्टूडेंट्स में? शिशु मंदिर, संस्कार धाम शिशु मंदिर में 3 साल के बच्चों को प्रवेश करवाते हम। पर जैसे हम लोग को पता है कि 85% बुद्धि का विकास एक छोटे बच्चों में जैसे 5 साल के बच्चों का हो जाता है। तो हम सबको पता है कि ज़्यादा केयरफुल हमें उसी उम्र में रहना है और अगर बच्चे के सही सर्वांगीण विकास की बात करें तो उनके साथ रहते हमारे आचार्य दीदी और उनके माता पिता। जैसे हम लोग प्रवेश के लिए पेरेंट्स आते हैं तो उसी टाइम हम पेरेंट्स का मानसिक उनकी क्या सोच है, बच्चों के लिए उनके विकास के लिए उनकी क्या सोच है और हमारी जो अभ्यासक्रम की हमने जो आयोजित किया है वो हम उनको समझाते हैं ताकि माता पिता और यहाँ पे संस्था शिशु मंदिर दोनों एक साथ चल सके। जो माता पिता सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को हम इसी ढांचे से तैयार करना चाहते हैं, वही पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद पूरी व्यवस्था 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 तत्व के आधारित जो भी एक्टिविटी है, 5 तत्वों के आधारित, जैसे कि हम सबको पता है कि छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलना, पानी में कूदना, वो सब बहुत पसंद है। इन सब में काफ़ी सारे बच्चे मेरे शिशु मंदिर के भी हैं। तो पता है हमें कि जैसे हम जब छोटे रहते हैं तब जैसे मम्मी के साथ उंगली पकड़ के चल रहे हैं, पर जैसे कोई गंदा पानी, खड्डा, वो सब आए तो उसमें कूदना बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स अभी मना करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो जो आनंद मिलता है बच्चे को वो महसूस कराना ज़रूरी है। तो हम वो स्कूल में पूरे एटमॉस्फेयर उनको मट्टी में खेलना, पानी से खेलना, हवा का अनुभव करना, वो सब ये अभ्यासक्रम में ही आयोजित किया हुआ है। साथ साथ में संस्कार और चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है। अब आप समझोगे कि मतलब छोटे बच्चों को ये सब कैसे सिखाएं? तो छोटे बच्चों को हम जो करेंगे वही वो करेंगे, तो हमें वो करना है जो उनको सिखाना है। पूरे विद्यालय का वातावरण हम ऐसे आयोजित करते हैं कि बच्चा देख के ही सीखे। तीसरी बात है क्षमता का विकास। तो बच्चे का कर्मेंद्रिय, जैसे छोटा बच्चा है तो उसके हाथ की क्षमता है, तो ऐसे मट्टी के बॉल वो बनाएगा, पेपर फाड़ेगा, ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करेगा तो उसके हाथ का ये जो स्नायु है वो विकास हो सकता है। साथ साथ में पेरेंट्स का भी प्रशिक्षण करते हैं। महीने में एक बार हमारे आचार्य दीदी भी उनके घर पर भी उनके साथ संपर्क करने के लिए जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, पता है कि कुछ यहाँ पे ऐसे बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है। हमें अगर जो 100% उसका विकास करना है तो माता पिता के साथ भी हमारी बातचीत होनी जरूरी है। वैसे हमारे संस्कार धाम में तो हम लोगों ने तपोवन केंद्र भी शुरू किया है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी हमें बच्चा लाना है
वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, उनकी साथ बैठक करना, उनके साथ चर्चा करना कि आपकी मानसिकता वहाँ से शुरू होती है। हमें तो पता है, हमारा अभिमन्यु की स्टोरी हम सब ने सुनी है। तो हमारे तपोवन केंद्र में ऐसी माताएं आती हैं जो 9 महीने तक यहाँ पे प्रशिक्षण लेती है। उसके बाद हमारा शिशु परामर्शन केंद्र है, उसमें 1 से 3 साल के बच्चे वहाँ पे मम्मी पापा बा दादा और उनके साथ आके यहाँ पे जो भी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है वो सब करते हैं। उसके बाद उनका 3 साल के बच्चे का प्रवेश रहता है नर्सरी में। हमारे शिशु मंदिर का तो वातावरण ही ऐसा है कि बच्चे घर जाना नहीं चाहेंगे। इंसिडेंट आप सबको बताना चाहूँगी। थोड़े समय पहले बहुत बारिश था, तो उस दिन स्कूल बंद थी, 3 साल पहले शायद। तो उस दिन स्कूल बंद थी, पेरेंट्स को तो मैसेज मिल गया था कि भी आज शाला बंद है, पर बच्चा नहीं मानेगा। तो हमारे एक पेरेंट्स है जो कि टीचर है, तो बच्चे को यहाँ पे बिठा के, क्योंकि उनकी सोसाइटी में पानी भर गया था, तो बच्चे को इधर बिठा के वो निकल रहे थे। तो आस पड़ोस के लोग ने बोला कि भाई तू शिक्षक है तो क्या इतना मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ी है तेरे को? तो वो बोले कि भाई मुझे नहीं पढ़ी है, ये नहीं मान रहा, मुझे तो स्कूल जाना ही जाना है। तो एक बार उसको स्कूल में जाके पानी दिखाऊं, फिर उसको पता चलेगा कि भाई अभी स्कूल बंद है। तो बच्चे को स्कूल में आना उतना पसंद है। मैं सोचती हूँ, और प्रेम से रखो बच्चों को, बस एक ही ज़रूरत है छोटे बच्चों में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं अभी आशीष सर से पूछना चाहूँगी। आशीष सर, जब हम एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो आपके स्कूल ने इसे कैसे अपनाया है? नमस्कार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम संस्कार धाम में किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो जितने भी विद्यार्थी, अभी नैना दीदी वो सब बता रहे थे छोटे बच्चों को कैसे टैकल करना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े स्टैंडर्ड में आते हैं तो उसको नॉलेज प्रॉपर वे कैसे देना। छोटे बच्चों को प्यार चाहिए, बड़े बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसको नॉलेज चाहिए। तो ज्ञान देने की प्रक्रिया जो है वो हम इस तरह करें कि बच्चे को स्कूल में आना पसंद हो। कि हम सिर्फ एजुकेशन को ही फोकस करें ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर साथ में स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, सभी तरह के कोशिश हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को स्कूल में आना पसंद हो। कि हम सब टीम वर्क से बच्चों को मैक्सिमम एजुकेशन भी दे रहे हैं और जो अपना को करिकुलर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, जैसे कि स्पोर्ट्स की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल भी हमारे 6-7 साल से हमारा चल रहा है। तो जो हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल है अपनी, वहाँ वो रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो उसमें भी वो लोग मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेंट भी करते हैं और विनर भी होते हैं। अच्छा, अभी इस साल से हमने खेलो इंडिया भी हमारे यहाँ आपने शुरू किया है। तो इस तरह बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़ाई में भी रोशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी सोसाइटी जो है उसको क्या चाहिए कि भाई बेस्ट एजुकेशन हो और साथ में संस्कार भी हो। तो वो दोनों चीज़ हम कोशिश ऐसे करते हैं कि भाई दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, जिस तरह से जो उनको चाहिए अपना अल्टीमेटली हमारे देश का नागरिक सबसे अच्छा हो। और ये जो बच्चे अभी सब बैठे हुए हैं वो भी हमारे भविष्य के ही नागरिक हैं, तो वो सब अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा ज्ञान पाए और उनकी मनपसंद लाइन में आगे बढ़े, ऐसी कोशिश हमारी रहती है और वही हम सब कर रहे हैं। आरटी राइट फॉर एजुकेशन, तो इसमें अभी हम जो बात करें तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 6 तक हमारे 100 बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो वो स्पोर्ट्स के बच्चों जब स्कूल आवर्स में तो पढ़ते ही हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की अलग अलग टूर्नामेंट होती है तो कहीं ना कहीं खेलने चले जाते हैं, तो स्कूल में अटेंड नहीं कर पाते। तो उनको दोपहर को स्कूल आवर के बाद
वो हम लोग 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं और उसमें उनकी जो भी डिफ़िकल्टी है वो हम सॉल्व करते हैं, रिवीजन करते हैं, छोटी छोटी टेस्ट लेते रहते हैं। उनको पूछते हैं कि बोलो भाई तुम्हें क्या समझना है हमसे इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। वो जो भी हमको बताएंगे कि सर हमको ये तो आप दोबारा पढ़ाइए, हमको क्लास स्कूल में हम नहीं थे, वही हम पढ़ा देते हैं। पढ़ाई में भी ऐसा है कि भाई चलो हमें कुछ स्ट्रेस आ गया, कि भाई हमको कुछ टेंशन आ गया, तो इसके लिए सांगी साथी जो हमने नया सेंटर शुरू किया है, तो उसमें हमारे 3 साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो है अलग अलग स्कूल के, वो अपने टाइम पे आके बैठते हैं, उनको गाइड करते हैं, समझाते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. I'll move on to Dheeraj. Dheeraj, we have 3 schools on our campus, right? And what is the educational nutrition and exposure that's provided within and outside the classroom that contributes towards holistic development? So, वो किस तरह से हम कर रहे हैं, and we ensure that we're preparing them as future leaders and as global citizens? You talked about nutrition, and I'm seeing things from what all things lacked that led to this policy, NEP 2020. So there are various dimensions when it comes to leadership. So I will be focusing as a community leader instead of talking about an instructional leader or a self leader or an organization leader. I'll be talking about a community leader, and I am going to connect my point with what we have started in our campus, Sangi Sathi. So as a community leader, my concern is, the suicide rate among school students. 38 to 40 students are, snuffing their life every day. When I think about my students having a suicidal thought, it leads to, sleepless night. And in that context, what we have done by setting up this Sangi Sathi, where we have 3 psychologists of all the 3 schools sharing the responsibilities, is something which I think all the schools, they should try to achieve. So I think what we were talking about, ensuring that there is mental well-being that we're focusing Correct. on. Correct. We're also focusing on physical well-being. Right. Then we're also ensuring that it's not just the focus that's on academics. Correct. But there's also sports and there's also cultural activities. We also have access to our No, organic you are farming. right, ma'am, but at the same time, everything comes from mind. And we need to ensure what more further we can do related to mental well-being. Thank you. Thank you so much. Amitabh, you have experience across child and higher education. How are you and Anand National University approaching holistic development and social transformation? आप किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, जो लाइफ स्किल्स हैं, जैसे कि एम्पैथी की बात करते हैं हम, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, एथिकल वैल्यूज़ जो स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है, सो किस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं? मैं बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे बच्चों से अक्सर हाँ मिला करता हूँ, हमेशा से, लगभग 25-30 वर्षों से। और मुझे आदत है कि मैं जब बच्चों के क्लास में जाऊं तो उनसे पूछूं अंग्रेजी में या हिंदी में कि आप में से कौन कौन खिलाड़ी है, या कभी आप में से कौन कौन चित्रकार है। तो जब मैं कक्षा 1 के बच्चों से यह पूछता हूं तो पूरा क्लास खड़ा होता है और पूरे क्लास के बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। कक्षा 5 तक जाते जाते ये संख्या आधी हो जाती है, और 10वीं कक्षा में तो एक दूसरे का वो चेहरा देखते हैं कि हम में से कौन चित्रकार है, कोई है क्या। तो ये सच्चाई है, और शायद यही कारण है कि हम हमेशा भविष्य की बातें करते रहते हैं, बच्चों का एक वर्तमान भी है, उसकी चिंता नहीं करते। बच्चे आज हैं, वर्तमान है, हम कल कौन से नागरिक बनेंगे वो तो बनेंगे ही, और अच्छे ही लेकिन अगर उनका वर्तमान सही होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते इससे कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट जुड़ा है।
बच्चों, जो आप करना चाहते हो, आपको जो सबसे प्यारा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें सबसे अपने को सशक्त समझते हो, क्या वही करें तो सबसे अच्छा नहीं हो? तो ये जो नई शिक्षा नीति है, और कैसे मैं रमनीक की बात को थोड़ा आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि रमनीक ने मुझे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में पूछा, लेकिन वहां पहुंचने के पहले भी कुछ सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी है। बिल्कुल। तो उसके बगैर एकाएक आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो होलिस्टिक एजुकेशन की बात नहीं कर सकते। आपको बात करनी होगी पहले मैम जहां से शुरू कर रही हैं, और फिर स्कूलों की शिक्षा, और फिर होलिस्टिक जो सब जगह है, और हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। रमनीक ने 3 बात और कही। एम्पैथी कहते हैं समानुभूति को। जब आप एक दूसरे से समानुभूति मतलब आप जो वो सोच रहा है आप भी उसके लिए वैसा ही सोच रहे हैं, समानुभूति, एम्पैथी, समानुभूति। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? रमनीक ने एक और प्रश्न पूछा था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग जहां आप सॉल्यूशन बेस्ड, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आधारित सोचते हैं, विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप जो विचार करते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। तो जो रमनीक ने जो बात कही, इसको हम कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हुए, जो आज वक्त की ज़रूरत है, हम कैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जोड़े, कि जब आप जब कॉलेज में आए और आप सब जानते हैं कि आपके कैंपस में ही अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी है जहां मैं पढ़ाता हूं। तो कॉलेज के बच्चे होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका कैसे हो? एक तो सबसे पहले, जैसा नई शिक्षा नीति हमें सबको पता है और आप भी जानते होंगे, जो पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि हम एक चीज में ही बंध के ना रहें। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं और विषयों के लिए भी उतना ही ज़्यादा जागरूक हो पाऊँ, उतना ही, और हमें ये अवसर मिले, यूनिवर्सिटी और सिस्टम्स हमें अवसर प्रदान करें कि मैं सिर्फ एक चीज़ या एक विषय की ही बात नहीं, मुझे जो पसंद हो या जो मेरी इच्छा हो, जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि मैं इन विषयों का अध्ययन करूँ, वो सब कर पाऊँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा मिशन है, हम सब का मिशन है, वो मिशन ये है कि जो हेड, हार्ट और हैंड पे आधारित है। हेड, हार्ट और हैंड। जब हम एजुकेशन सिस्टम में हेड, हार्ट और हैंड की बात करते हैं, तो अनंत का जो पूरा फिलॉसफी है वो हेड, हार्ट और हैंड में, कि वो सारा रिसर्च, वो जो नॉलेज सिस्टम है, जो नॉलेज, अध्ययन, रिसर्च, उन सब बातों का जो थ्योरेटिकल इनपुट्स है वो आता है हेड से। मतलब अगर इन इसको तीनों चीज़ों में बांटे, हार्ट से आती है एम्पैथी, समानुभूति और कनेक्टिंग विथ कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं हमारे बीच जो वैश्विक समस्याएं हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि उन ग्लोबल प्रॉब्लम्स, तो ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये हम सब इससे अवगत हैं और हम सब में मानते हैं, लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग के लोकल सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं या नहीं? तो उन चीज़ों पे काम करना, एम्पैथी, कम्युनिटी कनेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, स्कूल, कॉलेज और प्राथमिक शालाओं को एक साथ जोड़ के रखना, ये सब बनाता है एकदम, अगर कहा जाए तो इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप इस कैंपस को भी, और जो हम प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, जहां आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, जिसकी शुरुआत आपकी हो चुकी है, और आप कैसे आगे बढ़ें और प्रॉब्लम सॉल्वर बने, जिसको हम कहते हैं, एक शब्द है अंग्रेजी में फिर से, रिवॉल्यूशनरी, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशन, हाँ, क्रांति, रिवॉल्यूशन हुआ, हाँ, तो सॉल्यूशनरी एक शब्द है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आप सब सॉल्यूशनरी बने,
आप समस्याओं के समाधान करने वाले बने, और वैसे समस्याओं के समाधान करने वाले बने जो कि इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल हो। तो यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। Very beautifully put. Thank you, Amitabh. अभी I'm going to move to Rajneesh. तो रजनीश, जो स्पोर्ट्स है, it's not really been seen as a mainstream profession. बट हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आजकल के जो यूथ हैं वो बहुत स्पोर्ट्स में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज बड़े सारे न्यूअर एवेन्यूज़ और प्रोफेशनली इसमें ओपनिंग्स आ रही हैं अब। तो हाउ डू यू सी स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड बीइंग एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन? So, thank you for asking that, रमनीक। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि स्पोर्ट्स अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रहेगा और स्पोर्ट्स विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, जो कि आज तक हम लोग कभी कहीं भी जाते थे किसी भी स्कूल में तो सब यही बोलते थे कि स्पोर्ट्स तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो वो अब चेंज होगा, ज़्यादा पीरियड्स मिलेंगे स्कूलों में स्पोर्ट्स के लिए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संस्कार धाम ऑलरेडी ये नई एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले से ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है जिसने स्पोर्ट्स को कभी एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ट्रीट नहीं किया है। ये बहुत रेयर ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी प्राथमिकता दी जाती है जितनी संस्कार धाम देता है, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो अभी पहले सिर्फ DLSS था यहाँ पे, अभी स्पोर्ट्स अकेडमी खुल गई है। आने वाले जो नेशनल गेम्स हैं उसमें संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी के 45 प्लेयर्स खेलेंगे, जो कि 7 अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये खिलाड़ी सिर्फ गुजरात के नहीं होंगे, 6 दूसरे भी स्टेट्स हैं जिनके खिलाड़ी संस्कार धाम में ट्रेनिंग करते हैं। सो कुछ बच्चे हमारे दूसरी अकेडमीज में कैंप लगा है, वो भी रोज़ फ़ोन करते हैं कि कुछ करिए, कि हम लोगों को वापस बुला लीजिए सर, हमारी ट्रेनिंग यहीं अच्छी होती है। और वो जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अकेडमीज़ हैं सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के साथ इतना अच्छा हो गया है अब, जो कि मतलब एक बहुत ही फ़क्र की बात है कि बच्चे सब कुछ छोड़ के संस्कार धाम में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। ऐसा दूसरा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। और रही बात जो प्रोफेशंस स्पोर्ट्स में, तो इसमें बिल्कुल रेवोल्यूशन हो गया है सर ऑलरेडी स्पोर्ट्स में। जो जॉब्स अब स्पोर्ट्स में हैं वो आज से कुछ साल पहले नहीं थे। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे हाई टेक टेक्नोलॉजीज स्पोर्ट्स में यूज़ हो रही हैं, जो दुनिया में किसी भी फील्ड में यूज़ नहीं हो रही हैं। उस लेवल की टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी की बात करें, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं स्पोर्ट्स में जो मतलब इंसान के शरीर को पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस हमारे यहाँ पे संस्कार धाम में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। तो स्पोर्ट्स साइंस में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे, फिजियोथेरेपी में, न्यूट्रिशन में, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है साइकोलॉजी संगी साथी शुरू करके। मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी 1 अक्टूबर से फुल टाइम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आने वाले हैं। तो ये सारे जॉब्स पहले नहीं होते थे, पहले स्पोर्ट्स जॉब्स सिर्फ PE टीचर तक होते थे, अब बहुत हो गए मेंटल कंडीशनिंग, न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स साइंस की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा परसों टेनिस के सबसे बड़े प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। 40 साल की उम्र में उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पहले 31 में लोग रिटायर होते थे, अभी 30-31 में टेनिस प्लेयर स्पीक करते हैं। विराट कोहली 35 के हो गए, अभी भी उतने ही फिट हैं जितने 10 साल पहले थे। इसका क्रेडिट उनको तो जाता है, पर मेहनत तो पहले के खिलाड़ी भी करते थे। ये स्पोर्ट्स साइंस है जिसकी वजह से सारे खिलाड़ियों की जो खेलने की एज, पीक एज बढ़ गई है। सो बहुत से जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत रेवोल्यूशन आ गया है। और आप लोग जो भी बच्चे, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, आप ये याद रखना, हर कोई भी फील्ड में आप जाओगे
उसके लिए, उस फील्ड के लिए कोई ना कोई करियर स्पोर्ट्स में भी अवेलेबल है। सो इसका आप ध्यान रखिएगा, हमेशा देखते रहिएगा। स्पोर्ट्स में भी आप लोगों के लिए आई मीन मोस्ट वेलकम है आप लोग। हाँ, जैसे कि ई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और काफ़ी प्रोफेशंस आ रहे हैं, लीग्स आने से बहुत सारा ओपनिंग हो गया है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो अब आप जो भी टीवी पे देखते हैं, कबड्डी लीग आप देखते हैं, आजकल खो खो लीग आई, फुटबॉल लीग, क्रिकेट लीग सब है, उसमें बहुत से लोग बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं और वो सारे बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं जिसके लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। तो आप सब लोग स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। इट्स अ वेरी वायबल, वेरी गुड पेइंग प्रोफेशन नाउ स्पोर्ट्स। थैंक यू रिचनी। अभी आई मूव टू मनीष जी। मनीष जी, हमने आज ही अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लॉन्च किया है और यूजुअली बात होती है 21st सेंचुरी स्किल्स की, और हमने अपना ड्रोन एकेडमी भी लॉन्च किया था इस साल में। तो ये सब जो स्किल इनिशिएटिव्स हैं हमारे, वो जब हम NEP के साथ अलाइन करके देखते हैं तो हाउ आर वी मेकिंग आवर ग्रेजुएट्स फ्यूचर रेडी, और किस विजन से हम आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू रमनिक। आपका प्रश्न बहुत सीधा और सटीक है कि स्किल के माध्यम से हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो सामने जो बैठे हैं आज के युवा, जो कल का भारत का भविष्य है, उनको हम किस तरह से फ्यूचर रेडी या तो जॉब रेडी बनाएंगे। आज जिनका जन्मदिन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि मार्क्स और मार्कशीट्स का एक बहुत सीमित उपयोग है। स्किल, अगर कौशल्य आपके पास है तो दैट इज लिमिटलेस। आपने कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी कौशल्य प्राप्त किया हुआ है, वो कौशल्य आपको कहीं ना कहीं कभी भी काम आ सकता है। सो स्किल हैज नो लिमिट। एजुकेशन बिल्ड्स द कैरेक्टर, वेल स्किल बिल्ड्स द नेशन। दिस इज व्हाट ही ऑलवेज सेज। स्किल एकेडमी आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। जरूरी नहीं है कि हम सारे हाई एंड कोर्सेज ही करें, बट इनोवेटिव जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, तो आज गवर्नमेंट ने भी, मीन्स हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके अंतर्गत स्किल को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। पहले क्या था, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन को काफी जुड़ा नहीं गया था। अभी इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रेमवर्क। आप प्राइमरी के बच्चों को गार्डनिंग भी सिखा सकते हैं, आप उसको आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखा सकते हैं, आप उसको सिंपल बेसिक कारपेंटरी स्किल भी दे सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सो दिस ऑल आर स्किल। सो ये जो स्किल एकेडमी है, वो हमारा ये प्रयास है कि लोगों को अपने घर आंगन पे रोजगारी प्रदान कर सके, ऐसे कोर्सेज चलाए, और जो महिला है वो घर बैठ के अपना आर्थिक उपार्जन कर सके। थैंक यू सो मच मनीष जी। आई एम कमिंग टू यू नंदिता। आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स पीरामल फाउंडेशन के थ्रू कर रही हैं, और एक लार्जर स्केल पे आप उसको देख रही हैं, मतलब डिफरेंट स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट्स आप देख रही हैं। यू वर्किंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो आप थोड़े से उन इनिशिएटिव्स के बारे में हमें बताएंगे? नमस्ते सर ने अभी आपको एम्पैथी की समानार्थी शब्द पूछा और उन्होंने कहा समानुभूति, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगले 4-5 मिनट मैं जिन बच्चों के बारे में आपके साथ बात कर रही हूँ उनके साथ आप थोड़ा समानुभूति रख के समझने की कोशिश करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है वो एक स्कूल के लिए नहीं बनी है, वो बहुत सारी स्कूल्स के लिए बनी है। जब मैडम ने शुरुआत में कहा था तो उन्होंने बोला था 5+3+3+4। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
जो 5 कहा गया है, जो मैडम ने ऑलरेडी यहाँ पे समझाया, जहाँ पे हम 3 से 6 साल के बच्चों के लिए इन जो स्टैंडर्ड 1 और 2 है उनके स्कूल रेडीनेस के ऊपर काम करते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा तब तक आप उसको आगे मत भेजिए। तो बच्चों का रेडीनेस कैसे होगा? तो बच्चे को आना क्या चाहिए? बच्चे को आना चाहिए प्री लिटरेसी, प्री न्यूमरसी, मोटर स्किल और सोशियो इमोशनल स्किल। तो बच्चे को आना चाहिए। आपको बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एम्पैथी की बात किया था। मैं आपको वापस लेके जाना चाहती हूँ। आपने झारखंड करके एक स्टेट है, उसका नाम सुना है? और झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है और उसमें एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, ठीक है? और उसके गांव में मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे जो आंगनवाड़ी होती है, वो आंगनवाड़ी जो होती है एक झोपड़ी के अंदर होती है। और वहाँ पे मैं आपको एम्पैथी थी कि बार बार बात कर रही हूँ कि आप लोग बहुत प्रिविलेज है। और खुशहाल बचपन, अर्ली चाइल्डहुड में किस तरीके से हम छोटे बच्चों के साथ ऐसा काम करें जहाँ पे बच्चों को मज़ा आए वहाँ पे और उनका चाइल्ड रेडीनेस हो, तो उस तरीके से हम काम करते हैं। दूसरा जो है तो ये 5 वाला जो प्रेपरेटरी 5 वाला जो फाउंडेशन ईयर था वो निकल गया। उसके बाद का जो है ना वो ये है प्रेपरेटरी ईयर्स, कक्षा 3, 4 और 5, जहाँ पे हम बच्चे को तैयार करते हैं आगे की जर्नी के लिए। और जैसा कि यहाँ पे सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें एजुकेशन में, गणित में, भाषा में, साइंस में उनको तैयार नहीं करना है, हमने उनको आत्मनिर्भर के लिए तैयार करना है, वो बच्चा सक्षम हो उसके लिए तैयार करना है। आज हम बात कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी स्किल की। सर ने यहाँ पे ग्लोबल प्रॉब्लम की बात की। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि NEP ये कह रहा है कि ग्लोबल स्किल है वो लोकल कंटेंट में हम कैसे ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गिरिडीह में आखिरी गांव में जो बच्चा है वो यहाँ पे अहमदाबाद में संस्कार धाम में आके ही सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कार धाम जैसी स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे हम वो गिरिडीह के आखिरी गांव के आखिरी बच्चे तक पहुँचा पाते हैं। तो सबसे बड़ा सरकार ने देखा कि अभी जो बच्चे हैं, और क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल बंद था और आप लोगों की तरह से डिजिटल बेनिफिट नहीं था, तो बच्चे नहीं पढ़ पाए, वो लर्निंग लॉस हुआ। तो निपुण भारत करके एक योजना आई है जिसके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम फाउंडेशन न्यूमरसी एंड लिटरेसी पे उनके साथ काम कर पाए। और ऐसे हम ऐसे जिलों में काम करते हैं जो भारत के सबसे पिछड़े हुए आकांक्षी जिले हैं 112, और उसमें हम सारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के साथ मिलके बुनियादी शिक्षा अभियान, फाउंडेशन लर्निंग है, उसको कैसे पहुंचाया जाए वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे नया क्या है? नया ये है कि सिर्फ टीचर या स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बहुत बड़ा यहाँ पे कम्युनिटी का हाथ है। तो किस तरीके से कम्युनिटी के साथ में मिलके, पंचायत के साथ में मिलके, यूथ के साथ में मिलके किस तरीके से हम बच्चों की जो फाउंडेशन स्किल है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसमें काम करते हैं। और मैं आपको जो बात कर रही हूँ वो 1.4 मिलियन स्कूल की बात कर रही हूँ, एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। हम हर स्कूल में बाल पंचायत बनाते हैं और हर स्कूल में जो बाल पंचायत होता है वही सारा डिसीजन लेता है। वहाँ पे टीचर डिसीजन मेकर नहीं है और हेडमास्टर डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि NEP में वही बच्चों की बात की गई है और वही हम जो 21st सेंचुरी स्किल कहते हैं, ऐसे ही हमें भारत बनाना है, ऐसे ही हमें बच्चे बनाना है। तो एक बार वहाँ पे जो मिड डे मील आता है वहाँ पे क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, नक्सल एरिया है, तो वो बच्चों ने देखा कि वहाँ पे चिकने एक भात आते हैं एंड दाल आती है जो ज़्यादातर पानी जैसी ही थी। फिर वो बच्चों ने सोचा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। आपके जैसे बच्चे, आपके कम एज के बच्चे भी थे, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम किचन गार्डन बनाएंगे, हमारे स्कूल में गार्डन होना चाहिए जहाँ पे हम लोग सब्जियाँ उगाएंगे। क्या वो लोगों ने क्या किया? लोकल सहयोग लिया, पेरेंट्स के साथ बात किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए और उन्होंने ऐसे ही 10 स्कूल ने मिलकर 10 स्कूल में किचन गार्डन बना दिया। अब उन्हें लगा कि अरे हमारे यहाँ पे तो अभी सब्जियाँ सब उगने लगी है, तो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं कि आज हमारी मिड डे मील में कौन सी सब्जी बनने वाली है, तो वो डिसीजन बच्चे ले रहे हैं। गवर्नमेंट का तो इनिशिएटिव है ही।
तो वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। अभी एक दिन पता चला कि इतने सारे तो सब्जी है, लेकिन ये सब्जी तो बिगड़ जाएगी, अभी हमें करना क्या है। तो वो बच्चे, एक स्कूल के बच्चों ने चुना कि हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके इसको सब्जियां बेचते हैं। तो उन्होंने सब्जी बेची, 1200 रुपये था, लेकिन उन्होंने रियल एक्सपीरियंस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हम क्लासरूम में नहीं पढ़े, लेकिन हम कैसे बाहर जाके पढ़ सकते हैं। और दूसरे एक स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने सोचा कि अरे मेरी बाजू की जो एक स्कूल है जो 3 किलोमीटर में है, वहाँ पे तो किचन गार्डन है नहीं, और आज भी जो बच्चे हैं वो चिकना भात और वो दाल खा रहे हैं, तो क्यों ना ये सब्जी हम वो स्कूल तक पहुँचाए। एम्पथी, जो सर आपसे पूछ रहे थे ना कि एम्पथी किसे कहते हैं, तो जो बच्चा वो खाना नहीं खा पाता है उसके प्रति एम्पथी, और उन्होंने वो सब्जी ऐसे लोरी में डाली और वो सारे बाल पंचायत के बच्चे वहाँ पे लेके गए। और फिर आज वो इनिशिएटिव ऐसा हुआ है जो बच्चों ने ही लिया था, कि ऐसा इनिशिएटिव है कि पूरे महाराष्ट्र ने बोला कि हाँ ये इनिशिएटिव जो है वो भी हर एक स्कूल में किचन गार्डन होनी चाहिए। मुझे लगता है आप ही का इनिशिएटिव है, उसके ऊपर एक तालियां बजनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की कि पीरामल फाउंडेशन क्या काम करता है। मैं संस्कार धाम के बारे में मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ यहाँ पे आके, कि मैंने ये महसूस किया है कि एनईपी पे जो बोला गया है ना वो यहाँ पे हम अनुभव कर पाते हैं। बिल्कुल हमने अनुभव किया है यहाँ पे कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनईपी का आउटकम क्या है। एनईपी का आउटकम क्या है कि आज से 10 साल बाद आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप कैसा देश बनाने वाले हो। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप क्या ये अपने आप के लिए वादा करते हो कि मैं देश बनाने के लिए सहयोग करूँगा, मैं नेशन बिल्डिंग के लिए सहयोग करूँगी, और मैं आगे जाके चाहे मैं एकेडमिक रूट से जाऊँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, या फिर मैं स्किल डेवलपमेंट करके मैं किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर स्किल पे आगे बढ़ूँ। लेकिन मैं एक बच्चा अगर ये प्रण लेता है कि मैं 1 लाख बच्चों तक पहुँचूंगा या 1 लाख में इंसान तक पहुँचूंगा भारत में, तो मुझे लगता है भारत बहुत जल्दी बदलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। थैंक यू नंदिता जी। संस्कार धाम हमारा कैंपस, और आप सब लकी हो कि यहाँ पे प्री स्कूल से लेके हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूरा जर्नी कंप्लीट होता है। एक स्टूडेंट का जर्नी जो 3 साल से शुरू होता है और पीएचडी तक भी जा सकता है, वो पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और किसी भी स्कूल, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके अपना स्पोर्ट्स पीरियड में खेलते हैं, आपको यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी आके, या आप यूनिवर्सिटी में जाके भी वो उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। और स्कूल्स में भी जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं विद इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, ये पूरा का पूरा, और जिस तरह से नंदिता जी ने बोला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इनिशिएटिव्स दिए गए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखते हैं, बहुत लेवल पे दिखते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम सब मिलके एक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल द लीडर्स जो यहाँ पे आए, आज अपने व्यू पॉइंट्स शेयर किए। मनीष जो कि थोड़ा अनवेल हैं, आज ज्वाइन नहीं कर पाए, थैंक यू मनीष जो आपने बिहाइंड द सीन्स हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।